Good morning students. Today we are going to start a new lecture of chemical equilibrium. इस लेक्चर में हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. ये आ गया आपका, ठीक है. अब इसमें Kp Kc के बीच में रिलेशन हम कैसे देखेंगे, उसके लिए मैं एक इक्वेशन कंसीडर करता हूँ. इक्वेशन है m1a प्लस m2b रिवर्सिबल n1c प्लस n2d. ये मैंने इक्वेशन कंसीडर कर ली है. अब इसके लिए मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लगाता हूँ. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, और ये m1 किस में चले जाएंगे, पावर में. m2 किस, b की पावर क्या आ जाएगी, m2. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो RF इक्वल टू क्या आ जाएगा, KF, A की पावर m1 b की पावर m2. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए. ऐसे कैसी मैं ये तो मैंने किसके लिए किया, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो इधर जा रही है. अब मैं लेता हूँ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, मतलब RB प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C पावर n1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D पावर n2. तो RB इक्वल टू क्या आ जाएगा, KB C पावर n1 D पावर n2. इसको मैंने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 2. अब आपको ये भी पता है कि इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि RF शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, RB के. तो RF को मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो KF कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड पावर m1 B पावर m2 इज इक्वल टू KB C की पावर n1 D की पावर n2. ठीक है ना, इस तरह से मैंने कर लिया इसको. अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, KF अपॉन KB करने वाला हूँ. ये क्या आ जाएगा हमारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C पावर n1 D पावर n2 डिवाइड बाय A पावर n1 B पावर m1. ठीक है. अब ये KF अपॉन KB को मैं क्या रखने वाला हूँ, KC, और KC को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है. तो अब मैं KC इक्वल टू रख देता हूं C पावर n1 D पावर n2 डिवाइड बाय A पावर m1 B पावर m2. ठीक है. अब मैं इसे कॉन्सेंट्रेशन पर लूँ, जब मैं एट कॉन्सेंट्रेशन तो C से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो KC इक्वल टू हो जाएगा C n1 C D n2 और C A m1 एंड C B m2. ठीक है. जैसे मैंने इस पर लिया है ऐसे ही मैं एट पार्शियल प्रेशर पर भी ले सकता हूं. पार्शियल प्रेशर तो ये हो जाएगा हमारा KP इक्वल टू PC पावर n1 PD पावर n2 डिवाइड बाय PA पावर m1 एंड PB पावर m2. ठीक है. अब आपको पता है कि PB इक्वल टू क्या होता है, RT के. ठीक. तो मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, PB इक्वल टू nRT ले रहा हूँ मैं, आइडियल गैस इक्वेशन. अभी वो गैस इक्वेशन थी. तो ये हो जाएगा P इक्वल टू N अपॉन V RT. अब आपको पता है N अपॉन B कॉन्सेंट्रेशन होता है, मोलैरिटी. तो P इक्वल टू क्या रख सकता हूँ, C RT. ठीक है. अब मैं जहाँ पर भी मैंने इसके अंदर P लगाया हुआ है वहाँ मैं C RT रख दूंगा, इसमें नहीं रखूँगा, कॉन्स्टेंट है. KP इक्वल टू क्या हो जाएगा, C RT. यहाँ हो जाएगा C D RT, इसमें पावर भी है, ये n1 ये n2 डिवाइड बाय C A RT और C B RT m2. ठीक है.
अब मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूँ। ये मैंने रफ कर दिया। तो देखें आप, मैं RT को कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा KP इक्वल टू CC पावर N1 CD पावर N2 इंटू RT पावर N1 प्लस N2 डिवाइड बाय CA पावर M1 CB पावर M2 इंटू RT पावर M1 प्लस M2। क्लियर? अब इसको RT को एक साथ लिख लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा KP इक्वल टू CC N1 CD N2 डिवाइड बाय CA M1 CB M2 इंटू RT पावर N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। ठीक है, और इस पूरी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा NG। ठीक है, मैं डेल्टा N भी लिख दूँ तो भी चल जाएगा, मैं यहाँ पर अभी मैं डेल्टा N यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा ये पूरा जो है वो आपको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है, तो ये पूरी चीज़ जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है। जूम कर लो चलो इसको, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी इसके इक्वल, तो KP इक्वल टू क्या आ जाएगा, KC इंटू RT की पावर डेल्टा N, ये चीज़ हमारी आ जाएगी। ये रिलेशन है KP KC में। अब यहाँ पर मैं डेल्टा N को अगर मैं ले लूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मान लो प्रोडक्ट साइड के और रिएक्टेंट साइड के दोनों इक्वल हैं, तब तो मैं इसको क्या लगा दूंगा, मैं 0। तो KP इक्वल टू KC इंटू पावर 0 है तो वैल्यू कितनी होगी इसकी पूरे की 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इंटू में RT। ठीक है ना, अरे वैल्यू 1, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो KP इक्वल टू क्या आ जाएगा, KC क्या आ जाएगा। ठीक, और अगर मैं डेल्टा N ले लूँ, मान लीजिए जितना भी है उससे कोई फ़र्क नहीं है, डेल्टा N इक्वल टू अगर मैं 1 लगा दूँ तो ये हो जाएगा KP इक्वल टू KC इंटू RT। तो ये तो डिपेंड करता है कि डेल्टा N कितना आएगा, और डेल्टा N निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जैसे मान लो कोई इक्वेशन है H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो आप सीधे डेल्टा NG क्या लगाएंगे, N2 माइनस N1 या फिर NP माइनस NR। तो NP कितना है 2 माइनस NR कितने हो गए 2, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो इन रिएक्शंस के लिए KP इक्वल टू किसके हो जाएगा, KC के। और अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें वैल्यू आ रही है, जैसे 1 आ रही, 2 आ रही, -2 आ रही, +2 आ रही, जो भी आ रही, तो उसके हिसाब से आप करेंगे। फिर R की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0.083, टेम्परेचर 298। अब मैं कोई इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ, सपोज कीजिए 2HI कन्वर्ट इनटू H2 प्लस I2, ये मैंने कोई इक्वेशन कंसीडर कर ली। इसके t इक्वल टू 0 सेकेंड पर मैंने मोल ले लिए A, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बनेगा, लेकिन आफ्टर t सेकेंड या फिर एट इक्विलिब्रियम पर मान लीजिए इसके AX और इसके भी कितने हो गए AX। अब अगर मैंने इसका लिया है A, तो ये कितने हो जाएंगे AX अपॉन 2, AX अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा A माइनस AX। ठीक है ना, तो ये मोल इसके बन गए। ठीक है ना, अब हमें इसके हाफ मोल बन गए A माइनस AX के। अब हमने क्या किया कि अब हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर लें, वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, तो अपॉन में V अपॉन में B आ जाएगा। अब मैं इसमें लगाता हूँ लॉ ऑफ मास सेक्शन के हिसाब से, KC इक्वल टू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, इनकी पावर कितनी आएगी 2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा AX अपॉन 2V इंटू AX अपॉन 2V डिवाइड बाई, ठीक है, ये कितना आ जाएगा A माइनस AX अपॉन V। सही है, ये सब तो कैंसिल होने वाले हैं, सब कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस एक्स इंटू वी, ये चीज़ आ जाएगी।
4 1 माइनस ये 1 इधर ले लेंगे, 1 माइनस वी नहीं रहेगा, वी तो कट गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, के सी इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें इसमें ये तो के सी की वैल्यू है, अब हमें लेना है के पी की वैल्यू। तो के पी और के सी में यहाँ रिलेशन कैसा होगा, के पी इक्वल टू क्या होता है, के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। तो पहले मैं डेल्टा एन जी भी लगा दूँ, डेल्टा एन जी देख लूँ, ये कितना है हमारा 1, ये कितना है 1, तो ये हो गया 2 और माइनस, यानी कि डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या होता है एन पी माइनस एन आर। तो ये कितना हो गया 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 हो गई मतलब डेल्टा एन जी यहाँ पर क्या आ गया 0, तो के पी इक्वल टू क्या आ जाएगा के सी के। ठीक है, और के पी इक्वल टू के सी के आ गया तो मैं इसको इसके इक्वल रख सकता हूँ, यानी कि के पी की भी वही वैल्यू होगी जो के सी की होगी, बस यूनिट चेंज हो जाएगा। के सी के केस में मोल पर लीटर आएगा और इसके केस में एटीएम आएगा। मोल पर लीटर इसलिए आएगा उसके ऊपर डेल्टा एन लगा होता है, लेकिन डेल्टा एन यहाँ पे क्या है 0। सही है, ऐसे करके निकाल लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट केस है मेरे पास PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 एंड Cl2। अब पहले तो मैं यहाँ पर जो बात करूँगा वो KC की बात करूँगा, इस साइड में मैं KP की बात करूँगा। अब क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न आप यहीं से देख रहे हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ डेल्टा NG निकालता हूँ तो ये NP माइनस NR, तो ये 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाता है 1। तो इसका मतलब KP KC के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो KC अलग निकलेगा, KP अलग निकलेगा। तो PCl5 के लिए मैंने t इक्वल टू 0 पर A मान लिया, तो ये स्टार्टिंग में तो मोल बनेंगे ही नहीं ना प्रोडक्ट के, तो ये 0 0 हो जाएगा। उसके बाद देखा मैंने कि AX मोल बन गए, इसके AX मोल बन गए, तो ये हो जाएगा A माइनस AX। उसके बाद वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन पर है तो वॉल्यूम से डिवाइड होगा। KC इक्वल टू PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5। PCl3 की वैल्यू कितनी है AX अपॉन V इंटू AX अपॉन V, ये वाली वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है 1A माइनस AX अपॉन V। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा AX स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये A को यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, A को A से A कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स, और A इधर आ जाएगा, एक A यहाँ से लेकर A स्क्वायर है ना ये, तो A स्क्वायर हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, तो मैं अभी तो इसको ऐसे ही लिखा छोड़ देता हूँ A माइनस एक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और B भी एक कैंसिल हो जाएगा, तो AX स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू V, ये चीज़ आ जाएगी हमारी किसके केस में, KC के केस में। KC यहाँ पे हमारा आ गया AX स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू V। डेल्टा NG जब इसमें हम निकालते हैं तो NP माइनस NR, तो NP कितना है 1, NR के NP कितना है 2, 1 ये 1 ये, मतलब 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ Cl2, तो माइनस NR 1 मोल ऑफ PCl5, तो कितना आ गया 1। इसका मतलब KP KC के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा KP इक्वल टू KC इंटू RT। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इसकी KP की अलग वैल्यू होगी, KC की वैल्यू अलग होगी, डिफरेंस बना रहा है। अब PCl5 से मैं जब KP कैलकुलेट करूंगा तो PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 और Cl2। देखो अभी तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, कैलकुलेशन बस कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है और कुछ नहीं है, बाकी सब आपको पता है। T इक्वल टू 0 पर A मोल है, मैंने इनिशियली ले लिए, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर AX इसके बन गए, AX इसके बन गए, तो ये हो जाएगा A माइनस AX। यहाँ तक सही है। वॉल्यूम से हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेशर की बात हो रही है, KP की बात हो रही है। इसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, टोटल मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो टोटल मोल मतलब एन टोटल इक्वल टू इसके 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 सबको ऐड कर रहा हूँ, A माइनस AX प्लस AX प्लस AX। ठीक है, सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस AX। ठीक है ना, ये क्या आ गया टोटल मोल। अब टोटल मोल निकालना ज़रूरी है, अब उसका मैं रीज़न अभी आपको बताता हूँ क्यों। अब जब ये टोटल मोल आ गए तो इस टोटल मोल को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके मोल को मोल फ्रैक्शन में लाना ज़रूरी है। अब जैसे A माइनस AX है तो डिवाइड करते जाएंगे एन टोटल से। भाई मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है प्रेशर ऑफ कंपाउंड अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि टोटल प्रेशर इसका कितना आया है, एन टोटल ये आया, तो इसका जितना भी है
जितने भी मोल इसके हैं ए माइनस ए एक्स, तो ए माइनस ए एक्स ये आ गया अपॉन एन टोटल। एन टोटल कितना है हमारा ए प्लस ए एक्स, और इनटू में पी करेंगे। पी क्यों करेंगे, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। अगर किसी का इंडिविजुअल प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल होता है, ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़ाया जाता है। तो ये मोल फ्रैक्शन बना रहा हूँ, तो ए माइनस ए एक्स ये ऊपर वाला, अपॉन में ये एन टोटल है ए प्लस ए एक्स, और इनटू में टोटल प्रेशर, ये पी टोटल है। टोटल मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये आप किसके लिए मानेंगे, टोटल के लिए, यानी कि ये चीज़ मुझे पूरी यहाँ उठा के रखनी है। तो ये तो यहाँ बन गया मोल फ्रैक्शन, और ये क्या आ गया पी टोटल। ऐसे कैसे इसके साथ भी करना है, इसके साथ है ए एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू में पी, ए एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू में पी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कहाँ से आई है, पी इक्वल टू एक्स इंटू पी टोटल। ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से अगर किसी इंडिविजुअल गैस का अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस ए एक्स है अपॉन ए माइनस ए प्लस ए एक्स है, तो ये चीज़ हो जाएगी 1 माइनस एक्स। ए को यहाँ निकाल लेंगे हम, और इसमें भी ए को निकाल लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी, यही चीज़ आ जाएगी हमारी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। ए पहले से अलग है हमारा, a प्लस एक्स से a को इधर निकाल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ax अपॉन 1 माइनस, ये हो जाएगा ax की जगह a से a कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू में p। ऐसे कैसे ये भी हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू में p। अब देखो इन सभी का ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Kp इक्वल टू क्या आएगा, PCl3 अपॉन प्रेशर ऑफ PCl3 एंड प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन प्रेशर ऑफ PCl5। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब PCl3 की वैल्यू कितनी है, ये वाली, यहाँ पे हमने PCl3 की तो ये है, ये वाली x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू में p, ये हमने यूज़ कर ली। फिर ये वाली आएगी मल्टीप्लाई में, और अपॉन में कौन सी आएगी, ये वाली। ठीक है, इन सब को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये Kp की वैल्यू हो जाएगी। Kc की वैल्यू ये आ गई। हालांकि इस पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकली होते हैं, और न्यूमेरिकल भी इस ईयर तो इतने नहीं हैं, बाकी इस पे तो न्यूमेरिकली होते हैं। एक रिएक्शन कोशिएंट है, छोटा सा टॉपिक, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये Q और जो Kc हमने पढ़ा है वो दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है। लिखा हुआ है इट हैज़ सेम एक्सप्रेशन एज Kc, बिल्कुल इसका जो एक्सप्रेशन है वो Kc की तरह ही होगा। Q कैन बी डिफाइंड एट एनी टाइम, बस फ़र्क ये है कि Q को किसी भी समय कैलकुलेट किया जा सकता है, जबकि Kc को केवल इक्विलिब्रियम पर ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए A रिवर्सिबल B, A से कोई B बना और B से A बना, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, रिवर्सिबल इक्वेशन है। अब इसमें मैं Q की वैल्यू कहीं कैसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। Q इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम, किसी भी टाइम। जबकि Kc क्या होगा, Kc इक्वल टू भी वही रहेगा एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, बस ये फ़र्क ये है कि ये कहाँ पर होगा, केवल इक्विलिब्रियम पर। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तभी Kc को कैलकुलेट किया जाएगा। चाहे Q में, जब इक्वेशन में अगर मान लीजिए कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम आया हो या नहीं आया हो, हम इक्विलिब्रियम आएगा तो Kc की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम नहीं आया है तब भी हम किसकी बात करेंगे, Q की। ठीक है ना। अगर Q की वैल्यू लेस देन Kc है तब तो वो रिएक्शन को किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन को। इस पर न्यूमेरिकल होते हैं डिपेंडेंट, उसमें ये पूछा जाता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड, तो वहाँ Q की वैल्यू, Kc की वैल्यू पहले दे दी जाती है, Q फाइंड किया जाता है, फिर देखा जाता है किसकी वैल्यू कम है। अगर मान लीजिए Q इज़ लेसर देन Kc है तो रिएक्शन कैसी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन तक जाएगी। और अगर मान लीजिए Q इज़ ग्रेटर देन Kc है तो रिएक्शन कहाँ होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर दोनों बराबर हैं तो रिएक्शन किस पॉइंट पर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो ये फ़र्क होता है Q और Kc में। Q को किसी भी समय डिफाइन किया जाएगा, Kc को केवल इक्विलिब्रियम पर डिफाइन किया जाएगा। इस पे डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो देखते हैं आगे। अब देखते हैं थर्मोडायनामिक्स फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है। इसकी एक बहुत फेमस इक्वेशन है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। ये गिब्स एनर्जी चेंज होता है और ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज है 2.303 RT log 10 Q। Q का मतलब तो रिएक्शन कोशिएंट है, और Q इक्वल टू क्या होता है,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए अब डेल्टा जी क्या बताता है, स्पॉन्टेनिटी बताता है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, ये थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। तो डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, ठीक है, तभी तो नेगेटिव में होगी। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप नहीं होगी, वो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगा के कराना होगा। तो डेल्टा जी ग्रेटर देन क्या आएगा, जीरो। और डेल्टा जी अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, के सी के, ठीक है ना। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट किसके बराबर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। और क्यू की वैल्यू क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही वैल्यू के सी की भी होती है। लेकिन मैं बता चुका हूँ के सी को केवल इक्विलिब्रियम पर देखा जाता है, क्यू को किसी भी टाइम देखा जा सकता है। इसीलिए इस इक्वेशन में किसका यूज़ किया जाता है, क्यू का, थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से। के सी का यूज़ नहीं कर सकते। के सी का यूज़ हम कब करेंगे, जब रिएक्शन में क्या होगा, डेल्टा जी जीरो आएगा तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी के। तो ये है।